हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिरकार ये वायुमंडल है क्या। वायुमंडल कहते किसको हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी, मान लीजिए सपोज दैट हमारी ये पृथ्वी है, इस तरीके से क्या मान सकते हैं आप इसको, पृथ्वी मान लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के आसपास इस तरीके से क्या है, वायु का पूरा समूह है या तो वायु का पूरा आवरण है। तो वायु के इसी आवरण को हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अर्थात पृथ्वी के आसपास वायु से जो घिरा हुआ जो समूह है, आवरण है, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें वायुमंडल में विद्यमान या उपस्थित कुछ गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन इत्यादि। तो हम लोग जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से कितना परसेंट में कुछ गैसें उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% 78% है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लगभग 21% या तो 21% हम लोग कह सकते हैं, इतना उपस्थित है। फिर इसके बाद आता है आर्गन। आर्गन की जो प्रतिशत मात्रा है 0.9 है। फिर इसके बाद आता है, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसकी जो मात्रा है 0.03% है। अब हम लोग बात करें हमारा जो वायुमंडल है, इसके विभिन्न परत हैं। इसके क्या हैं, विभिन्न परत हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। आखिरकार हम लोग इन विभिन्न परत को पढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल हमारा एक है कि नहीं। तो आखिरकार इस वायुमंडल का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन करने का जो दायित्व था या क्यों किया गया है, क्योंकि इनके जो कुछ गुण थे, इनमें कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं थी वो बिल्कुल अलग थी, जैसा कि हम लोग अभी आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वायुमंडल की विभिन्न परत के बारे में। तो चलिए हम लोग देखें। अब मान लीजिए इस तरीके से, ये मान लीजिए पृथ्वी का इस तरीके से सतह है और पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई तक इस तरीके से वायुमंडल हमारा विद्यमान है। अब हम लोग जानते हैं वायुमंडल में विभिन्न परत हैं। मान लीजिए यहाँ तक वायुमंडल की पूरी मोटाई इतनी है, तो इसी में कई परत हैं, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, इस तरीके से परतों का जो है विभाजन हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, अगर हमारे पृथ्वी का सतह है, तो सबसे पहले जो सतह के पास वाला जो मंडल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। कैसे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर क्या होता है, आयन मंडल होता है। यदि हम लोग इसकी किलोमीटर में ऊंचाई की बात करें तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर, समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर 18 से 80 किलोमीटर लगभग, 50 से लेकर 80 किलोमीटर जो है हमारा मध्य मंडल है, और 80 से ऊपर 640 तक लगभग हमारा क्या है, आयन मंडल है, और 640 किलोमीटर के जो बाद है वो हमारा बहिर्मंडल या तो इसी को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को आसानी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। अब आखिरकार इनको हम लोग अलग अलग किए हैं, तो क्यों किए हैं, तो इसमें कुछ रीजन तापमान का भी है। ठीक है। तो इन जो मंडल हैं, जो परत हैं, इसमें तापमान का यदि वितरण देखें तो असमान है। अब मान लीजिए पृथ्वी का सतह है वाला,
ये क्षोभ मंडल है, तो सॉरी हाँ ये क्षोभ मंडल है। तो आप सतह से जब क्षोभ मंडल की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा। फिर मान लीजिए यहाँ तक समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग से आप जब समताप मंडल की तरफ जाओगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। फिर इसके ऊपर क्या है, मध्य मंडल। मध्य मंडल में आप समताप मंडल की तरफ से ऊपर की तरफ जाओगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा। फिर उसके बाद जाओगे तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद जाओगे तो घटेगा। तो इस तरीके से तापमान का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो हमारा वायुमंडल का जो विभिन्न परत है वो टेम्परेचर के आधार पे भी इसी तरीके से विभाजित किया गया है कि इसमें जो तापमान है घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से कैसे याद करें कि तापमान कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किस में घट रहा है, किस में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, इसमें क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल यहाँ तक, क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा। तो इसी का अल्टरनेट याद कर लीजिए। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसको याद करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो वायुमंडल के जो विभिन्न जो परत हैं उसको आपको स्टेप वाइज याद करना पड़ेगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयर मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से याद कर लेंगे। तो क्षोभ मंडल को याद करिए कि क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान घटेगा, समताप मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो घटेगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो विभिन्न जो परत हैं, जो वायु के विभिन्न जो मंडल हैं, इसकी कुछ प्रकृति होती है। तो इसमें कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि इसके आधार पे भी हमारे वायुमंडल का विभाजन किया गया है। जैसे यदि हम लोग क्षोभ मंडल की यदि बात करें तो मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं हैं, जैसे बारिश का होना, बिजली का चमकना, आंधी, तूफान, सब इसी मंडल में घटित होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा समताप मंडल। तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है समताप मंडल। इसमें जो टेम्परेचर का जो वितरण है काफ़ी मतलब बराबर होता है। हम तो जानते हैं कि ऊपर की तरफ कर जाने पे समताप मंडल में बढ़ता है, लेकिन बहुत अधिक इंक्रीज नहीं करता है। अर्थात इस मंडल में तापमान का जो वितरण होता है काफ़ी समान होता है, ठीक है, समान होता है बिल्कुल। तो इसी में समताप मंडल के ऊपरी भाग में क्या होता है, ओजोन परत भी हमारा इसी में विद्यमान होता है। और जस्ट ओजोन से नीचे ही क्या होता है, हमारे जो वायुयान हैं वो सब क्या होते हैं, इसी में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मध्य मंडल में, ठीक है। तो मध्य मंडल में आखिरकार इसका क्या वर्किंग है, इसमें क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एस्ट्रॉयड, उल्का पिंड जब हमारे पृथ्वी की तरफ आते हैं तो क्या होता है, जैसे ही मध्य मंडल में प्रवेश करता है, जब उल्का पिंड क्या होता है मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो हवा के घर्षण के कारण क्या होता है, वो जल जाता है, जो कि हम उसको टूटता हुआ तारा कहते हैं। लेकिन वो तारा नहीं होता है, वो पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि वायु के घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं और उसका प्रकाश हमें दिखाई देता है और हम उसी को टूटते हुए तारे के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं होता है, वो उल्का पिंड होते हैं। फिर इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं आयन मंडल, आखिरकार आयन मंडल का क्या कार्य है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आयन मंडल हम लोग पढ़े हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, बहुत अधिक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, जब ग्राउंड लेवल से जब हम लोग कोई भी रेडियो तरंगे छोड़ते हैं, मान लीजिए आपका ये आयन मंडल इस तरीके से है, तो जब हम मान लीजिए सतह है, सतह से हम कोई भी रेडियो तरंगे इस तरीके से छोड़ेंगे तो ये रेडियो तरंग क्या होगा, यहाँ से टकरा कर या रिफ्लेक्ट होकर फिर दूसरी जगह जहाँ हम लोग उसको भेजना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आयन मंडल को कह सकते हैं कि ये जो रेडियो तरंगी होते हैं उनको परावर्तित करने के लिए क्या आता है, काम में लाया जाता है। लेकिन यदि बहुत अधिक हर टच पे यदि हमें किसी चीज़ को भेजना है
तो हमारा आयनोस्फीयर काम नहीं करता है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। तो हम लोग जो तरंगे छोड़ेंगे, जो भी वेव्स छोड़ेंगे, तो हमारे सैटेलाइट उसको क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो दूसरी जगह जहाँ भी हमें उसको भेजना है वहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के काम में आता है हमारा आयनोस्फीयर और हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वायुमंडल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसके बारे में जो विभिन्न जो इसके गुण हैं, जो इसमें सामान्य तरीके से अगर जो तापमान का जो वितरण है वो सभी हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।